आप सभी का स्वागत है चैनल पर। तो हम लोग वेक्टर स्पेस देख रहे थे। इससे पहले हमने कुछ थ्योरम देखी थी और एक क्वेश्चन देखा था। तो आगे चलते हैं उसी में। तो है लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। तो डेफिनेशन ऐसी है इसकी कि W1 और W2 दो सब स्पेस हैं वेक्टर स्पेस VF के। तो W1 प्लस W2 हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस A2 इस तरीके से कि A1 जो है वो W1 का एलिमेंट है और A2 जो है वो W2 का एलिमेंट है, ठीक। और W1 प्लस 2 जो होगा वो सबसेट होगा V का। सबसेट क्यों होगा, जाहिर सी बात है, W1 एक सबसेट है V का और W2 भी एक सबसेट है V का, तो W1 प्लस W2 भी एक सबसेट होगा V का। एंड इज कॉल्ड एज लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2। तो हमको क्लेम ये करना है कि W1 प्लस W2 जो है वो अपना सब स्पेस मतलब कि सब स्पेस है ऑफ द वेक्टर स्पेस VF। वी हैव टू क्लेम W1 प्लस W2 is also a subspace of the वेक्टर स्पेस VF, ठीक। तो फॉर लेट पहले तो दो एलिमेंट हमको चूज करने पड़ेंगे W1 प्लस W2 में, और लैम्डा और म्यू बिलोंग करवाना मतलब कि लेट करना पड़ेगा फील्ड का एलिमेंट, क्योंकि हमने ये वाली थ्योरम देखी थी। अगर W सब स्पेस है किसका V का, तो फिर हम लोग कहते थे कि लेट A, B बिलोंग करे आपका W में एंड लैम्डा, म्यू बिलोंग करे आपके फील्ड में। तो ये इम्प्लाई ये करता था कि लैम्डा A प्लस म्यू भी करे तो ये भी W में आ जाए। अगर सब स्पेस है तो ये चीज़ होल्ड करेगा ही करेगा कंफर्म। तो अगर हम दिखा दें, ऐसे शो कर दें कि A और B W1 प्लस W2 का एलिमेंट है और लैम्डा और म्यू F का एलिमेंट है, और उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपका W में चला जाए, मतलब W1 प्लस W2 यहाँ पर होगा। तो फॉर लेट इसके एलिमेंट कैसे होंगे कि A1 प्लस A2 और B1 प्लस B2, दो एलिमेंट, ये एक पूरा एक A की तरह बिहेव कर रहा है, ये एक पूरा एक B की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें इसको हम लोग बिलोंग करवाएंगे W1 प्लस W2 के एलिमेंट, ठीक है, ये इसके एलिमेंट है। एंड लैम्डा म्यू बिलोंग करता है फील्ड का एलिमेंट, ठीक। तो और ये यहाँ से हमको क्या मिलता है, इसका मतलब A1 और B1 अपने W1 के एलिमेंट होंगे, विच इम्प्लाइज A1 B1 बिलोंग्स टू W1। जो डेफिनेशन देखिए ना कि A1 प्लस A2 इस तरीके से होता है कि A1 W1 का एलिमेंट है और A2 W2 का एलिमेंट है। मतलब A1 प्लस A2 है तो इसका मतलब A1 अपना W1 का एलिमेंट होगा और A2 अपना W2 का एलिमेंट होगा, इसलिए B1 अपना W1 का एलिमेंट होगा और B2 अपना W2 का एलिमेंट होगा। तो मतलब एंड A2 B2 बिलोंग करेगा W2 में, ठीक। और लैम्डा म्यू तो बिलोंग कर रहा है फील्ड में। अब देखिए A1 एंड B1 आपके बिलोंग करें W1 में और W1 है एक सबस्पेस, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा A1 प्लस म्यू B1 भी बिलोंग करेगा W में, इससे लिख सकते हैं इस डेफिनेशन से। और इसी तरीके से A2 B2 भी W2 में बिलोंग करवाता है और W2 भी एक सबस्पेस है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि एंड लैम्डा A2 प्लस म्यू B2 बिलोंग करेगा W2 में। तो अगर ये W1 का एलिमेंट है और ये W2 का एलिमेंट है तो दोनों का ऐड कर दो, W1 प्लस W2 का एलिमेंट बन जाएगा, मतलब विच इम्प्लाइज लैम्डा A1 प्लस म्यू B1 प्लस लैम्डा A2 प्लस म्यू B2 बिलोंग टू W2। यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लीजिए, तो लैम्डा कॉमन लीजिए, यहाँ बनेगा A1 प्लस A2 प्लस यहाँ से म्यू कॉमन लीजिए B1 प्लस B2 बिलोंग्स टू W2। अब आप देखिए ये बना क्या, मतलब हेंस, क्योंकि देखिए ये हम लोग लेके चले थे ये W1 प्लस W1 प्लस W2 हमने लिया था कि A1 प्लस A2 W1 प्लस W2 में है और B1 प्लस B2 W1 प्लस W2 में है, और हमने लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और ये भी W1 प्लस W2 में हो गया। इसका मतलब ये एक सबस्पेस हो गया। ये तो डेफिनेशन होती थी, अगर लेट A एंड B भी एलिमेंट्स ऑफ अ सबस्पेस, तो लैम्डा और म्यू अगर फील्ड का एलिमेंट है तो लैम्डा प्लस म्यू भी करेंगे, अगर वो भी तुम्हारे W में आ जाए तो सबस्पेस हो जाएगा। तो फिर यहाँ से लिख सकते हैं हेंस W1 प्लस W2 is also a subspace of V, ठीक। तो अब एक और डेफिनेशन है, ये तो था कि लीनियर सम दो सबस्पेस का होता है। अब क्या कहते हैं, एक वेक्टर स्पेस में लीनियर सम को कैसे करेंगे, मतलब अ वेक्टर स्पेस VF is said to be
linear sum of its two subspaces W1 and W2 if and only if each element of V can be written as one element of W1 plus one element of W2। ठीक, मतलब आप आर क्यूब अगर एक कोई मतलब वी को ऐसे लिख दें, वी इक्वल टू W1 प्लस W2 इस तरीके से लिख पाएँ दो लीनियर सम में, तो उसको कहेंगे लीनियर सम ऑफ इट्स टू सब स्पेसेस W1 एंड W2। मतलब एग्जाम्पल देखें तो ज़्यादा क्लियर होगा। एक चीज़ और कॉर्नर इसमें लिखा था एज वन एलिमेंट ऑफ W1 प्लस वन एलिमेंट ऑफ W2। ठीक, अभी आगे डायरेक्ट सम में देखेंगे तो उसमें होगा कि यूनिक ही रिप्रेजेंटेशन, मतलब इसमें कितने भी रिप्रेजेंटेशन हो कोई मतलब नहीं है। जैसे एग्जाम्पल जैसे V इक्वल टू आर क्यू ओवर आर है, ठीक, और अपना W1 मान लीजिए कि एक्स वाई कॉमा जीरो है, और एक्स कॉमा वाई बिलोंग करेगा आपका रियल नंबर में, और एक सबसेट होगा आर क्यूब का। इसी तरीके से W2 अगर ले लें जीरो कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक, सच डेट वाई कॉमा जेड बिलोंग कर जाए आर क्यूब में, तो ये हो जाएगा आर क्यूब। तो अब देखिए ये दोनों पहले ही सब स्पेसेस बनते हैं आर क्यूब पे, हमने पहले देख चुका है इसको। तो हमको अभी क्लेम ये करना है कि आर क्यूब इक्वल टू W1 प्लस W2 हो जाए। ठीक, ये क्लेम करना है हमको। तो इतना तो पता है कि क्लियरली W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ आर क्यूब ओवर आर। ठीक, तो लेट एक्स वाई जेड ये बिलोंग करता है आर क्यूब में एलिमेंट। ठीक, इतना लेके चलिए, ये देख लीजिए। तो विच इम्प्लाइज हम एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड को इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बाई टू फिर कॉमा एक्स कॉमा जीरो, इस तरीके से प्लस जीरो कॉमा वाई बाई टू फिर कॉमा जेड। देखिए ये किस में है, ये एलिमेंट है आर क्यूब का, अभी पहले दिखा था, और ये एक एलिमेंट किसका होगा, W1 का होगा, और ये किसका होगा, W2 का होगा। इसको ऐड करेंगे इस तरीके से लिख नहीं सकते, ये कॉमा है। ठीक है, देखा था W1 में कैसे एलिमेंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जीरो, और W2 में कैसे एलिमेंट है जीरो कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक, तो इस तरीके लिख सकते हैं। और भी बहुत तरीके लिखने, चाहे ऐसे लिख लो एक्स कॉमा, अगर यहाँ पे वाई बाई फोर कॉमा जीरो लिख लो, वाई बाई फोर, ठीक है, फिर प्लस जीरो कॉमा, अब इसमें जीरो कॉमा थ्री वाई बाई फोर फिर कॉमा जीरो, ऐसे कर लीजिए। अब देखिए इसको दोबारा ऐड करेंगे, इधर एक्स आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये फोर वाई बाई फोर फिर वाई हो जाएगा, यहाँ पे जड़ है, यहाँ पे जुड़ेगा, फिर इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब इस तरीके से बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन इसके हो सकते हैं इस फॉर्म में। ये आपका बिलोंग करेगा W1 में, ये भी बिलोंग करेगा आपका W2 में। ठीक है, तो विच इम्प्लाइज आर क्यूब हो गया, सबसेट हो गया W1 प्लस W2 का, और बट हमको ये भी पता है कि W1 प्लस W2 सबसेट आर क्यूब का। तो यहाँ से इम्प्लाई होता है कि आर क्यूब इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक, तो देख सकते हैं बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है इसको लिखने के लिए। अब हम लोग देखेंगे डायरेक्ट सम। डायरेक्ट सम कुछ ही नहीं है, एकदम सेम डेफिनेशन यही। अब वेक्टर स्पेस VF इज सेड टू बी डायरेक्ट सम ऑफ इट्स टू सब स्पेसेस W1 W2 if and only if each element of V can be uniquely written as one element of W1 and one element W2। मतलब उसमें रिप्रेजेंटेशन सिर्फ एक हो, जैसे यहाँ पे देखा कि एक था और दो रिप्रेजेंटेशन थे इसको लिखने के लिए, और हो सकता है और भी बहुत सारे बन जाएंगे आराम से, पर लेकिन वहीं पे डायरेक्ट सम का जो होगा उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन होगा लिखने का। तो ये डेफिनेशन। A vector space VF is said to be direct sum of its two subspaces W and W2 if and only if each element of V is uniquely written as one element of W1 plus W2। मतलब ये ध्यान रखिए, यूनिकली रिटर्न एज वन एलिमेंट ऑफ W1 एंड W2। सिम्बॉलिकली इसको ऐसे लिखा जाता है W इक्वल टू W1 प्लस W2। ठीक, अब एग्जाम्पल देखें इसका। एग्जाम्पल फिर से अपना वेक्टर स्पेस है आर क्यूब, ठीक है, और W1 इक्वल टू, मतलब ये बना रहा होगा आर क्यूब ओवर आर बना रहा होगा इस तरीके से। तो W1 है हमारा एक्स वाई
एंड 0, ठीक। एक्स एंड वाई आपका रियल नंबर में बिलोंग करेगा, ये सबसेट हो जाएगा आर क्यूब का। एंड W2 है हमारा 0,0,z, ठीक है, और z बिलोंग करेगा आर क्यूब में, फिर z बिलोंग करेगा आर क्यूब में, ठीक है। तो फिर इतना तो है कि क्लियरली W1 एंड W2 आर सब स्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस आर क्यूब ओवर आर। हमको क्लेम ये करना है कि जो आर क्यूब होगा वो W1 एंड W2 के सम के यूनिकली रिटर्न राइट कर सकते हैं। मतलब कि लेट x, y, z बिलोंग करेगा आपके रियल नंबर में। हमको पता है x, y, z को कैसे लिख सकते हो, x, y, 0, फिर प्लस 0,0,z, ठीक है। ये बिलोंग करेगा W1 में और ये बिलोंग करेगा W2 में, क्योंकि इसमें ऐसे एलिमेंट है और इसमें ऐसे एलिमेंट है। ये बिलोंग करता है आर क्यूब में। तो मतलब इसको देखो, ये सिर्फ यूनिक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब पिछले वाले में हमने 3-4 बार मतलब कि देखा था वाई लिखने के लिए और भी बहुत सारे तरीके थे, ठीक। जैसे इसमें y/2 लिखा था, यहाँ y/2 लिया था, यहाँ y/4 लिया था, फिर 3y/4 लिखा था, जोड़ घटा के मतलब y आ जा रहा था। बट यहाँ पर ऐसा कुछ कंडीशन ही नहीं लग पाएगा। x, y, z चाहिए तीनों, x, y सिर्फ और सिर्फ इसमें से मिलेगा और z इसमें, मतलब कुछ कॉमन नहीं है। जैसे पिछले वाले में देखा जाए तो एक y बीच में था। मतलब इसमें और एग्जाम्पल अगर लें, अगर आप इस तरीके का ले लेते, मान लीजिए x, 0, z ले लेते और दूसरा ले लेते 0, 0, z ले लेते, तब भी आप देखते इसको जोड़ घटा इधर y कर लो, ठीक है। तब भी इसको जोड़ घटा के कैसे इसको फिर से, मतलब अगर x, y, z लिखना होता तो एक तो x 0 z, ठीक है, /2 कर दो, फिर प्लस 0 y z/2 कर दो, और भी लिख सकते थे, और z/4 3z/4 इस तरीके से, ठीक है। पर इसमें तो कोई ऐसा चांस है नहीं, इसको सिर्फ यूनिक ही लिख सकते हैं। तो दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। मतलब अगर और भी एग्जांपल लेना हो तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप W1 को ले लीजिए x 0 0 ले लीजिए, ठीक, और W2 को ले लीजिए 0 y z, इस तरीके से भी अगर ले लें, ये भी आपका बना देगा एक यूनिक, मतलब कि डायरेक्ट सम। तो फिर इसका मतलब आर क्यूब कैन बी रिटन एज W1 प्लस W2। और एक चीज़ और ध्यान रखनी, मतलब कि जो डायरेक्ट सम है वो लीनियर सम तो होगा ही होगा। लीनियर सम में तो बस इतने से मतलब होता है कि हाँ, कि उसका एक एलिमेंट और इसका एक एलिमेंट जोड़कर बना दे, मतलब कि वेक्टर का एलिमेंट बना दे। दो सब स्पेसेस के एलिमेंट को ऐड कर दें तो आपको वेक्टर का एलिमेंट मिल जाए। तो ये मतलब डायरेक्ट सम तो वो चीज़ होता है, पर लेकिन लीनियर सम ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट सम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर अगर डायरेक्ट सम है तो कन्फर्म वो लीनियर सम होगा ही होगा, ठीक। ये हो गया। तब एक थ्योरम है, उसको प्रूव करनी है हमको, इसी पे है डायरेक्ट सम वगैरह पे। तो थ्योरम है कि लेट W1 एंड W2 बी टू सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, तो देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट। मतलब V अगर बराबर है, मतलब V को अगर डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं W1 एंड W2 के, तो हमको ये भी हो सकता है कि V इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0, ठीक। तो मतलब इसको अगर वैसे कहा जाए तो इसका ये मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ। इक्विवेलेंट का मतलब वही है कि इफ़ एंड ओनली इफ एक तरीके से कह सकते हैं। दोनों एक तरीके से बिहेव करेंगे। जैसे V इक्वल टू W1 प्लस W2 इफ़ एंड ओनली इफ V इक्वल टू W1 प्लस W2 हो जाए एंड W1 इंटरसेक्शन W2 इक्वल टू 0 हो जाए। मतलब हमको एक बार ये लेके चलना पड़ेगा, ये दिखाना पड़ेगा, एक बार ये लेके चलना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा। तो पहले चलो लेते हैं कि फर्स्ट होल्ड करता है प्रूफ। अब देखो सीधे तो लीनियर सम और डायरेक्ट सम, मतलब कौन सा डायरेक्ट सम में बताना इतना आसान नहीं है, बट लेकिन अगर हमको ये पता होगा कि उन दोनों के इंटरसेक्शन में 0 आ जाए, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि वो डायरेक्ट सम। मतलब आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो पहले प्रूफ करते हैं कि लेट फर्स्ट अपना होल्ड करता है, ठीक। मतलब पहला होल्ड करता है, हमको दूसरा दिखाना होगा। तो डैट इज़ V इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज x एक एलिमेंट होगा V का, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन में, कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज, हम लिख सकते हैं x इक्वल टू A1 प्लस A2, वेयर A1 तुम्हारा बिलोंग करेगा W1 में
एंड A2 तुम्हारा बिलोंग करेगा W2 में। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V इक्वल टू W1 प्लस W2, क्योंकि लीनियर सम की डेफिनेशन ये कि एक एलिमेंट हो जाए W1 का, एक एलिमेंट हो जाए W2 का, तो कैसे लिख सकते हैं। अब हमको दिखाना है कि उसके इंटरसेक्शन में कोई मतलब जीरो आए। तो नाउ लेट कर लो कि y बिलोंग करता है W1 इंटरसेक्शन W2 में। अगर y W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग करता है इसका मतलब y W1 में भी है, y W2 में भी है। ठीक, तो चलो मतलब विच इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू W1 एंड y बिलोंग्स टू W2। इसको कैसे लिख पाए, बाई डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, बाई डेफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। तो और हमको ये भी पता है कि y बिलोंग करता है V में, y V का एलिमेंट है, तो तभी तो W1 W2 में एलिमेंट आएगा वो। तो विच इम्प्लाइज हम लोग y को कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस वाई लिख सकते हैं, और हम लोग y को y प्लस 0 भी लिख सकते हैं। मतलब दो रिप्रेजेंटेशन है इसमें, y को दो तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट में किसी भी एलिमेंट को जोड़ो तो आपको वही एलिमेंट मिलता है। पर लेकिन यहाँ से एक चीज़ और ध्यान करना, इधर पे जो 0 है वो बिलोंग करता है तुम्हारा W1 में, और y तुम्हारा बिलोंग करता है W2 में। ठीक, और इसमें तुम्हारा y बिलोंग करता है W1 में, एंड इधर पे तुम्हारा 0 बिलोंग करता है W2 में। इसका मतलब कि y को लिखने के लिए दो रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, ये पहला रिप्रेजेंटेशन हो गया, दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो गया। पर लेकिन क्योंकि हमने पहले लेके रखा है कि v जो है वो डायरेक्ट सम में W1 W2 का, इसका मतलब हमने जो लेके चला था कि y दोनों में इंटरसेक्शन में बिलोंग करता है, कंट्राडिक्ट हो जाएगा। मतलब विच शोज दैट y हैज़ टू रिप्रेजेंटेशन। पर होना तो एक ही चाहिए था क्योंकि डायरेक्ट हम लेके चले थे, एज वन एलिमेंट ऑफ W1 प्लस वन एलिमेंट ऑफ W2। कौन कौन सी, एक तो 0 प्लस वाई एंड y प्लस 0। अब दो रिप्रेजेंटेशन हो गए, बट विच इज़ नॉट पॉसिबल, विच इज़ नॉट पॉसिबल because y belongs to V and V is direct sum of W1 and W2। ये तभी पॉसिबल है अगर आपका y 0 हो जाए, क्योंकि तब 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0 दोनों सेम ही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा जब y 0 हो जाएगा। तो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन y इक्वल टू 0। तो देयरफॉर W1 इंटरसेक्शन W2 0 आ गया। ठीक, ये हमने दिखा दिया। अब हम लोग सेकंड को होल्ड करवाएंगे और फिर दिखा देंगे कि मतलब क्यों डायरेक्शन में लिख सकते हैं। तो कन्वर्सली लेट सेकंड होल्ड, ठीक है, मान के चलते कि दूसरा होल्ड कर रहा है, मतलब दूसरा होल्ड कर रहा है, मतलब डेट इज V इक्वल टू W1 प्लस W2 एंड W1 इंटरसेक्शन W2 आप करें तो आपको इसमें 0 एलिमेंट मिले। तो विच इम्प्लाइज यहाँ से इतना तो चल ठीक है, x बिलोंग करेगा V में, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज x इक्वल टू A1 प्लस A2, क्योंकि v को इसके लीनियर सम में लिख सकते हो, तो x इक्वल टू n प्लस A2। इसको इक्वेशन वन ले लीजिए, जहाँ A1 बिलोंग करेगा W1 में एंड A2 आपका बिलोंग करेगा W2 में। ठीक है, नॉर्मल डेफिनेशन लगाइए और कुछ दिमाग ही नहीं लगाया इसमें। अब एक काम करते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि इसकी दो रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इफ पॉसिबल लेट x हैज़ अनदर रिप्रेजेंटेशन। हमने ऐसा क्यों किया, हमको तो दिखाना है कि सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग मान के चलते हैं कि उसका दो रिप्रेजेंटेशन है, तो बाद में कुछ ऐसा आ जाएगा कि दोनों बराबर हो गए या कुछ कंट्राडिक्ट हो गया, फिर हम कह देंगे कि इसका मतलब इसके दो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो सकते हैं। तो हमने दो रिप्रेजेंट एक्स का मान लिया कि चलो कह देते हैं एक्स को हम लोग B1 प्लस B2 की तरीके भी लिख सकते हैं, जहाँ पे B1 बिलोंग करेगा W1 में एंड B2 बिलोंग करेगा W2 में। ठीक, तो फ्रॉम 1 and 2 क्योंकि दोनों है सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों इक्वल इक्वल लगा दो, मतलब A1 प्लस A2 बराबर हो जाएगा B1 प्लस B2 के। ठीक, अब देखो एक काम करो, B1 को इधर ले आओ तो A1 प्लस माइनस का B1 हो जाएगा, फिर इक्वल टू B2 प्लस माइनस का A2 हो जाएगा।
अब ये चीज़ बिलोंग करेगा तुम्हारा W1 में और ये चीज़ तुम्हारा बिलोंग करेगा W2 में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो A1 और B1 थे W1 के एलिमेंट। अगर A1 और B1 W1 के एलिमेंट है, B1 क्यों W1 में, तो माइनस B1 भी उसका बिलोंग करेगा W1 में, क्योंकि इन्वर्स उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसी तरीके से क्या कहते हैं, A2 और B2 तुम्हारा बिलोंग करता है W2 में, तो माइनस A2 को भी बिलोंग करना पड़ेगा W2 में। ठीक, तो अगर A1 भी W1 का एलिमेंट है, माइनस B1 भी W1 का एलिमेंट है, दोनों को ऐड करेंगे तब भी W1 का एलिमेंट आएगा, क्योंकि क्लोज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरीके से B2 प्लस माइनस A2 ही करेंगे, ये भी W2 का एलिमेंट हो जाएगा। तो आगे विच इम्प्लाइज A1 प्लस या माइनस B1 बराबर B2 प्लस माइनस का A2, ये तुम्हारा बिलोंग कर जाएगा किसमें, W1 इंटरसेक्शन W2 में। ऐसा क्यों हो जाएगा, मतलब देखो इसके अंदर इसलिए बिलोंग करेगा क्योंकि ये W1 का एलिमेंट है और ये W2 का, दोनों है बराबर। मतलब एक तरीके से सपोज करो इनको जब सॉल्व करोगे कुछ बराबर ही चीज़ आएगी। मतलब अगर ये आ गया कैपिटल है, तो कैपिटल है तुम्हारा W1 में भी है, कैपिटल है तुम्हारा W2 में भी है, तो कैपिटल है W1 इंटरसेक्शन W2 में भी बिलोंग करेगा, जाहिर सी बात है। और हम लोगों को पहले से ले चुका है कि W1 इंटरसेक्शन W2 करेंगे तो उसमें 0 आता है। तो मतलब विच इम्प्लाइज A1 प्लस माइनस B1 बराबर 0 और B2 प्लस माइनस A2 बराबर 0। ठीक, ये लास्ट वाला है। तो यहाँ से हमको मिलता है A1 बराबर B1 हो गया और B2 बराबर A2 हो गया, विच इम्प्लाइज A1 इक्वल टू B1 एंड B2 इक्वल टू A2। इसका मतलब ये तो सेम ही हो गया, विच रिप्रेजेंट्स विच शोज दैट representation is unique, therefore V equal to W1 plus W2। तो हम फर्स्ट लेके चले थे, सेकंड दिखा दिया, सेकंड लेके चले थे, फर्स्ट दिखा दिया। तो फिर थैंक्स, बात के लिए इतना ही बस, धन्यवाद।